हाँ जी बच्चों, मैं हूं इनके श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल NSE क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं SSC GD 2026 11 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट 1 हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। टारगेट आपका 20 ऑफ 20 का होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या जो है 20 है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो शिफ्ट 1 में 11 फरवरी को पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बिना देरी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन है लाल क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, काली क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना या फिर गुलाबी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए। तो बच्चों, आपका आंसर होगा मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जो है इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी। कब की गई? 2020 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? शहद उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना और स्वीट रेवोल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति को बढ़ावा देना था। और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून यानी कि संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए कि कौन है जो अपना विधेयक 2024 पेश किया था। तो वो है आपका गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा जैसे पुलिस, आपदा प्रबंधन आदि का कार्य देखता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्दा-दुम-पराई जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों बताइए कि मैग्दा-दुम-पराई जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों ये जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये जो स्थल है 2022 में चर्चा में आया था। यहाँ लौह युग के प्रमाण मिले हैं और यह भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कब इसको देखा गया था? 2022 में इसकी चर्चा में था। लौह युग के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं और यह भारत का प्राचीन इतिहास को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं, उनका पेशेवर नाम क्या है। ऑप्शन है ब्रोधावी, बादशाह, ते यो हनी सिंह या फिर यो हनी सिंह या फिर रफ्तार। बच्चों बताइए कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया को एक अलग नाम से जाना जाता है, वो नाम कौन सा है। तो बच्चों वो नाम है आपका बादशाह, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, किस में स्थानांतरित होती है? उत्पादक से अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता में से द्वितीय उपभोक्ता में, सी द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता में या फिर द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता में। तो बच्चों बताइए कि किस में ये चली जाती है। तो बच्चों ये जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में चली जाती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। ऑप्शन है राज्यपाल, संसद, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो बच्चों ये जो हमारा संसद बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अनुच्छेद 83 सेकेंड के अनुसार जो है हमारे जो संसद है वो लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके वर्ष को बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने अगले
कितने वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 कर दिया गया है? तो बच्चों आप बताइए, ऑप्शन है 9, 7, 5 या फिर 3। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। बच्चों ये है आपका 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए। तो बच्चों ये जो है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, 2021 में क्यों नहीं हुआ? 2021 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय आपका कोविड-19 आ गया था। अब देखिए कब तक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ऑप्शन है नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति। तो बच्चों वो है आपका स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है और 1990 के दशक में इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1990 के दशक में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर उड़ीसी। तो बच्चों ये जो हमारे भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त की थी? ऑप्शन है समायरा कौशल, सुधनवा पाटिल, सृष्टि सुधीर जगताप या फिर जयश्री गोगोई। तो बच्चों बताइए कि कौन है जिन्होंने जो है आपके नृत्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में बनाया था? तो बच्चों वो थी हमारी सृष्टि सुधीर जगताप, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु ये संस्था है का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्माराम पांडुरंग या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बच्चों बताइए कि कौन इसके संस्थापक थे? तो बच्चों इनके संस्थापक जो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। 1924 में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी और उद्देश्य क्या था? दलितों का उत्थान करना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि RGNIYD यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्ताविक नाम क्या था? ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय युवा विकास केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन या फिर मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय। तो बच्चों बताइए कि इसका जो है प्रस्तावित नाम क्या था? तो बच्चों इसका प्रस्तावित नाम जो है आपका मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों इसमें जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान है वह आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? ऑप्शन है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी या फिर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ही ऑरेंज कैप दिया जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, पर्पल कैप किसको दिया जाता है? तो बच्चों पर्पल कैप उन्हें दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज होते हैं। यानी कि ये जो विकेट लेने वाले गेंदबाज को क्या मिलता है? पर्पल कैप मिलता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28,
प्रति 1000 जीवित जन्म पर 19, प्रति 1000 जीवित जन्म पर 44 या फिर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 31। तो बच्चों वो जो मृत्यु दर है उसकी संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28 है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि 1 वर्ष से कम आयु में कितनी मृत्यु हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का नाम क्या था। ऑप्शन है नूना, पैनोशिया, रोडिनिया या फिर गोंडवाना। तो बच्चों आप बताइए कि पैंजिया का दूसरा नाम क्या है, मतलब उसके दक्षिणी भाग का जो आधा भाग है उसका नाम क्या है। तो बच्चों उसका नाम गोंडवाना है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। गोंडवाना में जो है भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल है। कौन कौन? भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ऑप्शन से स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, गांधी जयंती या फिर गणतंत्र दिवस। तो बच्चों वो है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। राष्ट्रीय पर्व आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कौन कौन? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है डबल स्टील प्रयोग, प्लम पुडिंग मॉडल, गोल्ड फाइल प्रयोग या फिर ऑयल ड्रॉप प्रयोग। तो बच्चों बताइए इनको किसके लिए जाना जाता है। तो बच्चों इनको जो है आपके गोल्ड फॉयल प्रयोग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। इस प्रयोग में जो है परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। किसकी? परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। ऑप्शन है शिवशंकर मेनन, मनोज गुप्ता, कटार गामा मेनन या फिर अजीत डोभाल। तो बच्चों अजीत डोभाल जी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनको एनएसए कहा जाता है। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन से भाग 1, भाग 5, भाग 4 या फिर भाग 3। तो बच्चों ये है आपका भाग 4 में इस सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। भाग 4 में जो है आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक का है और जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो ये आपका अंतिम प्रश्न है जिसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया, सारे क्वेश्चंस बताए, उसके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दिया गया जिससे आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकें, समझ सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा और आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कितना आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी चल रही है। तो धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर और अगले सेट के साथ।